किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा। तो ऐसे मीम्स अभी काफ़ी चल रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति के जो गलियारे हैं काफ़ी गरमाए हुए हैं। इस न्यूज़ को हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे। उससे पहले हम आज का न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज है 10 अगस्त 2022 और वार है बुधवार। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। तो आज वर्ल्ड लायन डे है। तो वर्ल्ड लायन डे के ऊपर हम देख लेते हैं कि लायंस का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर अभी। तो जहाँ पे 1990 में हमारे यहाँ पे 284 लायंस हुआ करते थे, आज लायंस की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और 674 लायंस इंडिया के अंदर हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया में जो बिग कैट्स है उसमें से कितनी बिग कैट्स इंडिया के अंदर है। अभी एक रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चल रहा है चीता का। अफ्रीका से हम चीता एमपी के अंदर लेके आ रहे हैं। तो उसके बारे में भी आपको यदि कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसकी तरफ हम चलते हैं। उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल जो कोट है उसको देखते हैं। वैन ए न्यू डे बिगिनस, डेयर टू स्माइल ग्रेटफुली। तो जो एक कोट है हमें बता रहा है कि जब भी एक नए दिन की शुरुआत होती है तो हमेशा उसको स्माइल के साथ स्टार्ट करें, हमेशा मोटिवेटेड रहें, एनर्जेटिक रहें, पॉजिटिव रहें और डायनामिक रहें और अपना काम हमेशा स्माइल के साथ करते रहें। हर दिन एक नया दिन होता है। इसी के साथ हम पहली न्यूज़ देखते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है प्रूफ ऑफ वार क्राइम्स इन म्यांमार। तो आपको पता है कि म्यांमार में अभी काफ़ी तख्ता पलट हो गया था लास्ट ईयर और मिलिट्री कू हो गया था वहाँ पे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वार क्राइम्स है वो बढ़ गए हैं। तो उसके ऊपर यूएन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उसमें रिपोर्ट्स में पता चला है कि मर्डर वगैरह, टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस काफ़ी ज़्यादा जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर बढ़ गया है। और ये फेब्रुअरी 2021 के अंदर जब एक कू हुआ था तब से क्राइम्स जो है काफ़ी तेज़ी से आगे वहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें बताया गया है कि म्यांमार में मिलिट्री जो कू हुआ था उससे पावर जो ग्रैब की गई थी, कू के बाद मिलिट्री ने पावर को ग्रैब कर लिया था, जिसमें कि वहाँ की जो लीडर थी ओंग सा सू की, उनको की डिटेन कर दिया गया उस कू के अंदर। उसके बाद से ही काफ़ी हद तक वहाँ पे जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे जो है एट्रोसिटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इसमें अब हम देख लेते हैं एक्चुअली में म्यांमार की कंडीशन मैप के ऊपर कि म्यांमार है कहाँ पे। तो ये मैप के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये म्यांमार की लोकेशन है। यहाँ पे आपको देखना है कि म्यांमार के जो आसपास कंट्रियाँ हैं उनको आप देख सकते हो, ठीक है, और इंडिया से म्यांमार का क्या स्टेटस है ये आपको इस मैप में पूरा दिखा दिया गया है। ओके, सो या तो ये म्यांमार का मैप है। अब हम आगे देखते हैं कि म्यांमार की जो कंडीशन है मैप में हम और अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है म्यांमार का ये लोकेशन है, ये एक जंक्शन पॉइंट है जो साउथ ईस्ट आपका एशिया है और इंडिया के बीच में एक तरह से जंक्शन पॉइंट की तरह काम करता है। काफ़ी सिग्निफिकेंट इसका महत्व है हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, क्योंकि काफ़ी मतलब अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें कि हम नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं म्यांमार के थ्रू। और जो हमारी इंसर्जेंसी वगैरह रहती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसको वजह से भी म्यांमार के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होना ज़रूरी है। यही रीज़न है कि इंडिया भी डिप्लोमेसी के अंदर म्यांमार को काफ़ी कॉशियसली लेके चल रहा है, क्योंकि यदि हम म्यांमार को कॉशियसली लेके नहीं चलेंगे तो हम जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारी जो इंसर्जेंसी वाली चीज़ें होती है उसको हमें उनके साथ हमें कॉप अप करने में कठिनाई होगी। तो इस वजह से हमें थोड़ा हमारे जो रिलेशंस है, डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है अभी म्यांमार के अंदर डाउन हो रही है, कू हो चुका है। उसके बावजूद भी इंडिया अपना जो स्टैंड है वो भी काफ़ी न्यूट्रल लिए हुए है, क्योंकि हम डायरेक्टली अभी जो वहाँ पे मिलिट्री है उसको अपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का भी एक इंटरनल सिक्योरिटीज़ का इशू है वहाँ से। अदरवाइज़ यहाँ पे यदि जो इंसर्जेंसी होगी उसको यदि म्यांमार के द्वारा यदि उनको शरण दे दी जाएगी तो हमारे लिए यहाँ पे डील करना काफ़ी टफ हो जाएगा। इस वजह से इंडिया को बड़ी ही कॉशियसली यहाँ पे अपने कदम उठाने पड़ रहे हैं और बड़ी सावधानी के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को आगे लेके जाना पड़ रहा है इंडिया को। तो यहाँ पे आप कंट्रियाँ देख सकते हो, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम एंड ऑल दैट। तो इनसे आप इस मैप से आप देख सकते हो कि क्या पोजीशन है म्यांमार की और क्यों सिग्निफिकेंट है ये इंडिया के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो जो अगली खबर है वो अभी आई है, कंसेंसुअल जो सेक्स है ऑन ए जेन्युइन प्रॉमिस ऑफ मैरिज नॉट रेप। तो सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से एक वर्डिक्ट ही आया है अभी रिसेंटली, जिसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि कंसेंसुअल सेक्स होता है किसी कपल के बीच में ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज,
तो इसमें दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इंटेंशनली यदि धोखा दिया गया है तो वो एक पॉइंट अलग हो जाता है कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है वो मालाफाइड इंटेंशंस के साथ किया गया है, तो वो एक अलग केस हो जाता है। बट काफ़ी बार होता क्या है कि मैरिज की प्रॉमिस किए जाते हैं बट सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं कि वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं जेन्युइन ग्राउंड के ऊपर। तो इस तरीके के किए हुए प्रॉमिस जो हैं वो कभी भी जो है रेप के अंदर काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो कंसेंसुअल सेक्स रहा था कपल के बीच में। तो यहाँ पे बताया गया है कि दो टाइप के इंटेंशंस हो सकते हैं। देखो, एक तो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द जेन्युइन प्रॉमिस ऑफ मैरिज विच कुड नॉट बी फुलफिल्ड, जो कि फुलफिल्ड नहीं किया गया, और एक फॉल्स प्रॉमिस भी हो सकता है मैरिज के लिए। तो फॉल्स प्रॉमिस का केस अलग है, लेकिन काफ़ी बार जेन्युइन केसेज में भी ऐसा हो जाता है। तो इन दैट सिचुएशन आप नहीं बोल सकते हो कि एक रेप केस होगा ये, ठीक है, क्योंकि कंसेंसुअल था सेक्स जो हुआ था पहले। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे भी आप देख सकते हो, द पार्टी चूज टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट मैरिज फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सम रीजन द पार्टीज फेल अपार्ट, इट कैन हैपन बोथ बिफोर और आफ्टर मैरिज। तो ये दोनों टाइम ही हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट हो सकता है, उसकी वजह से दोनों अलग हो सकते हैं। तो मैरिज के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो मैरिज के पहले यदि ऐसा हुआ है तो इसको अलग तरीके से क्यों लिया जाए। तो उन्होंने बोला यदि इंटेंशंस करेक्ट थे और कुछ मतलब सिचुएशंस ऐसी हो गई कि वो जो प्रॉमिस थे फुलफिल नहीं हो पाए, तो उसको आप रेप की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सकते हो कभी भी। ये यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है फाइनली, आगे भी स्लाइड में मैंने उसी को रिकॉर्ड किया है। The parties choose to have physical relationship without marriage for a considerable period of time. For some reason the parties fell apart. It can happen both before and after marriage. तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप रेप को चार्ज कर दोगे। हाँ, यदि इंटेंशंस गलत है तो वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। Supreme Court had held that it is not rape if consensual physical relationship was based on a genuine promise of marriage which could not be fulfilled. तो इस तरह से ये केस मतलब कि रहा है। तो यहाँ पे इस न्यूज़ को हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं थोड़ा, एक पैलेस्टीनियन किल्ड हुआ है, 69 इंजर्ड हुए हैं वेस्ट बैंक रेड के अंदर। तो यहाँ पे तो ये डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं, तो इससे हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि ये क्या किलिंग वगैरह हो रही है। बट यहाँ पे जो लोकेशन वगैरह कुछ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी वजह से, तो उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, जब हम यहाँ पे देखने के लिए जाते हैं तो ये पूरा इजराइल है, इसी में पैलेस्टीन है, और यहाँ पे आपको समझना है कि ये वेस्ट बैंक है जो काफ़ी प्रोमिनेंस में रहता है, और ये गाजा स्ट्रिप है। तो जो आपका वेस्ट बैंक है आपको याद रखना है वो एक्चुअली में ईस्ट में है। यदि पूरा इसको हम देखते हैं तो वेस्ट बैंक नाम से वेस्ट बैंक है बट है एक्चुअली ईस्ट के अंदर वो, और गाजा स्ट्रिप जो है वेस्ट के अंदर है। और काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में लोकेशंस रहती हैं, तो आपको थोड़ा इनका ध्यान ही रखना है ना। तो पास में जैसे लाइक जॉर्डन है, जो ये पूरा है जॉर्डन इसको टच कर रहा है। यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे बैरूत करके जगह थी, आपको पता हो तो, जहाँ पे कि वो काफ़ी बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था लास्ट ईयर से या लास्ट ईयर। ये गोलन हाइट्स हैं जो काफ़ी फेमस रहती हैं सीरिया और इजराइल के बीच में कंट्रोवर्शियल जगह के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे डेड सी है, ठीक है। तो ये डेड सी की लोकेशन है, आपको इसको भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सी लेवल से नीचे चला जाता है, और थोड़ी सैलिनिटी वगैरह की वजह से भी शायद इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे ये इजिप्ट है, ठीक है, और ये पेनिनसुला है ही, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से देख लेना है पूरा मैप को, और यहाँ पे ये आ सकता है काफ़ी तल अवीव जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से गाजा स्ट्रिप को आपको अच्छे से याद रखना है, वेस्ट बैंक को अच्छे से आपको याद रखना है, डेड सी को आपको याद रखना है, सी ऑफ गैलीली भी शायद आई थिंक यहाँ पे है, या फिर पता नहीं, देख लेना एक बार आप उसको जाके, ठीक है। तो ये पूरा मैप की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब कवर कर रहे हैं एक्चुअली में इसको। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट थी लोकेशन, तो वो मैंने आपको बता दी है। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार चलता रहता है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। दोबारा एक डाइवोर्स के ऊपर एक एफआईआर थी, तो उसको क्वेश करने से मना कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो ये न्यूज़ भी है, हम देख लेते हैं थोड़ा। आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है उसका इसमें मेंशन किया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट की तरह देख सकते हो आप इसको, जो आगे वाले केसेज में काम कर सकता है। नो लॉ डेट सेज इफ़ रिलेटिव्स स्टे अवे क्रूअल्टी कैन नॉट बी मेटेड आउट। तो मतलब एक्चुअली में रखा गया कि इसके अंदर पॉइंट रखा गया कि एक एफआईआर की गई एक फीमेल के द्वारा अपने पति के लिए, डाइवोर्स के बाद में वो एफआईआर की गई है, ठीक है। और उसमें बोला गया है कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 24 मार्च 2019 को एक कपल है, उनके बीच में डाइवोर्स हो गया है, लेकिन एक एफआईआर आई है और उसको क्वेश करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कि मतलब जो अपोजिशन में एडवोकेट वगैरह जो हैं और जो भी लोग हैं उनके द्वारा, इस ग्राउंड के ऊपर कि ये जो चीज़ें हुई हैं तो मतलब फैमिली साथ में नहीं थी, तो रिलेटिव साथ में नहीं रहते थे, दूर रहते थे। तो जो क्रूरल्टी वगैरह जो होती है वो तो पॉसिबल ही नहीं है यदि दूर रह रहे हैं, तो ऐसा उनका एक पॉइंट है। बट इसको हाई कोर्ट ने पूरी तरह से मतलब कि क्वेश कर दिया है ऑन ग्राउंड ऑफ दिस कि ऐसा नहीं है कि यदि रिलेटिव्स अवे रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो क्रूरल्टी संभव नहीं है। तब भी आपके ऊपर यातनाएं की जा सकती हैं, एट्रोसिटीज़ की जा सकती हैं। तो उसी को ये बताता हुआ ये है, तो इस बिहाफ पे एफआईआर को क्वेश नहीं किया जा सकता। यहाँ सिंपलेस्ट तरीके से इसको बताया हुआ है, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो यदि आपको और डीपली इसको जानना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसी
बॉम्बे ने रिफ्यूज़ कर दिया है क्वेस्ट करने को। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है उसको अंडर द 498 के अंदर हुई है। जो इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ बोला है कोर्ट ने, नो पोजीशन इन लॉ दैट इफ रिलेटिव्स डू नॉट स्टे इन द सेम हाउस क्रूअल्टी कैन नॉट बी मीटेड आउट। ऐसा नहीं है कि रिलेटिव यदि उस घर के अंदर नहीं रहे तो क्रूअल्टी हो ही नहीं सकती है, तब भी क्रूअल्टी पॉसिबल है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन वगैरह पॉसिबल है, मोबाइल वगैरह पॉसिबल है, तो आपके माइंड को मतलब कि चेंज किया जा सकता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट आप उस तरह से भी मतलब कि इस चीज़ को समझ सकते हो। तो इनडायरेक्टली उन्होंने मतलब कि क्रूअल्टी हो सकती है ऑन दैट ग्राउंड ऑल्सो, कि किसी को इन्फ्लुएंस करके उससे क्रूअल्टी करवा दी जाए, या फिर इस तरह से चीज़ें हो सकती है, मानसिक प्रताड़नाएँ भी हो सकती हैं। तो इस वजह से ही पॉइंट इन्होंने लाइक कोर्ट ने बोला है, और ये न्यूज़ थी एक इम्पोर्टेंट ना। उसके बाद हम देखते हैं तो बुर्किना फासो की भी आज के न्यूज़पेपर में हमने इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा कवर की है, थोड़ी लोकेशन बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बुर्किना फासो के अंदर अभी एक किलिंग हो गई है, तो ये अगेन हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंसर्जेंसी उस एरिया में चलती रहती है, बट हमारे लिए बुर्किना फासो की लोकेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देख लो, ये अफ्रीका है, अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर ये बुर्किना फासो है, और जो बुर्किना फासो है वो हम बोल सकते हैं एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर आ जाएगा। तो ये बुर्किना फासो हो गया आपका है। तो आसपास की लोकेशन भी आप देख सकते हो, लाइक बुर्किना फासो के पास में नाइजर है, ये बेनिन, ये घाना, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट घाना के अंदर लेक वोल्टा हो जाती है, ठीक है। तो लेक वोल्टा यदि आती है तो ये लेक वोल्टा घाना के अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में ये जो साहिल वगैरह की इन्होंने बात की है ऊपर, उसके अलावा माली वगैरह हो गया और नाइजर हो गया, और यहाँ से रिवर निकल रही है। तो ये लोकेशन आप थोड़ा देख लेना, बुर्किना फासो की कभी आ सकती है कि कहाँ पे है, अफ्रीका के किस स्टेटमेंट दे सकते हैं कि बुर्किना फासो जो है अफ्रीका में है, वो ईस्ट अफ्रीका के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वेस्ट अफ्रीका में है। तो ऐसी स्टेटमेंट आती हैं, तो आप लोकेशन आप देख सकते हो। तो इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती है उससे हमें लोकेशन को पकड़ना है ना, क्योंकि वहाँ से लोकेशन आने की पॉसिबिलिटी, संभावनाएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है, जो आज हमने इसके ऊपर आगे स्टार्टिंग में एक मीम भी लगाया है, ठीक है, एक वीडियो हमने लगाया है। तो उसी के रिगार्डिंग नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी मतलब क्विट कर दिया है फॉर आरजेडी के लिए, और एनडीए जो रहता है उनका, उसको उन्होंने ब्रेक करके अभी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसको हम देखते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ कैसे है पूरा का पूरा, या फिर हम हिस्ट्री देखते हैं पूरी की बिहार की राजनीति के अंदर किस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में मतलब ये पूरी किस तरह से चीज़ें हुई हैं। तो उसको हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं आगे ना। तो इसमें बताया गया है कि अभी तो आपको पता है कि उन्होंने छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया है, और जनता दल से ये आते हैं और आरजेडी के साथ कंबाइंड होने की बातें चल रही हैं। दोनों की फ़ोटो आप देख सकते हो, ठीक है, तेजस्विनी यादव की और नीतीश कुमार की, ठीक है। और ये जो है किस तरह से पूरा सिनेरियो आज तक इवॉल्व हुआ है बिहार के अंदर, उसको हम थोड़ा सा एक ग्लैंस उसके ऊपर डालना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अप्रैल 1995 में बिहार में असेंबली इलेक्शन होता है। समता पार्टी वॉन जस्ट 7 सीट्स। तो जो आपकी समता पार्टी थी उस टाइम पर वो एक 7 सीट जीतती है। ए फ्यू मंथ्स लेटर समता पार्टी बीजेपी अलायंस बन जाता है। तो बीजेपी का अलायंस तब से ही चल रहा है, 1995 से ही समता पार्टी से बना था सबसे पहले। मार्च 2000 के अंदर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते हैं फर्स्ट टाइम, आपको ध्यान रखना है। बट इज फोर्स टू क्विट आफ्टर 7 डेज, एनडीए लैक्स इनफ नंबर्स। एनडीए के साथ मिलकर बनाते हैं, तो एनडीए के पास इनफ नंबर नहीं थे, तो इस वजह से बाद में क्या होता है कि क्विट करना पड़ता है उनको एज ए सीएम की पोस्ट। 2005 के अंदर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं फिर से बीजेपी के सपोर्ट से। फिर 2019 के अंदर नीतीश जो है स्नैप्स टाइज विद बीजेपी से टाइज को ब्रेक कर देते हैं। वीक आफ्टर नरेंद्र मोदी नेम्ड एज पीएम कैंडिडेट। तो जैसे ही पीएम कैंडिडेट के तौर पे नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है तो नीतीश कुमार जो होते हैं वो क्विट कर देते हैं वहाँ से, ठीक है। नीतीश कुमार स्नैप्स टाइज विद बीजेपी से छोड़ देते हैं। फिर जून 2015 के अंदर क्या होता है, नीतीश कुमार फिर से ज्वाइन करते हैं ये हैंड्स अब ज्वाइन करेंगे लालू यादव के साथ, और महागठबंधन की बातें करेंगे और एंटी बीजेपी अलायंस बनाएंगे 2015 के अंदर। अभी 2017 में फिर क्या होगा कि नीतीश वॉक्स आउट ऑफ द महागठबंधन से बाहर आ जाएंगे आफ्टर ए सीरीज ऑफ ईडी एंड आईटी रेड्स ऑन प्रेमाइस ऑफ लालू फैमिली। तो लालू के परिवार के ऊपर जिस तरह से मतलब कि वो सब ईडी आईटी की रेड होती है, लालू प्रसाद यादव की फैमिली के ऊपर वो सब चलता है, तो उसकी वजह से फिर वो महागठबंधन से अलग हो जाते हैं और फिर दोबारा से बीजेपी का सपोर्ट ले लेते हैं, बीजेपी के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल पार्टनर बोलते हैं फिर बीजेपी को अपना, और फिर अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है फिर दोबारा से उन्होंने क्विट कर दिया। तो ये अब तक का पॉलिटिकल एवोल्यूशन रहा है पूरा का पूरा बिहार की राजनीति के अंदर, और नीतीश कुमार के साथ हमने इसको देखा है टच करके। तो ये एक एज ए ग्लांस हमने देख लिया, जिससे आपको काफ़ी ओवरव्यू एक मिल जाएगा कि किस तरह से वहाँ के समीकरण बन रहे हैं, ठीक है। तो यही था इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में आज के में इतनी ही न्यूज़ें थी। अभी हम हैं जो आगे एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस है। हालांकि इसके ऊपर हमने एसएसएलवी के ऊपर पहले भी एनालिसिस किया हुआ है, फिर भी आज हम थोड़ा देखते हैं कि एसएसएलवी के अंदर फॉल्ट आया और फॉल्ट आने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया प्रोग्राम, इसके क्या मतलब रीजंस रहे और क्या आगे की प्लानिंग है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो 7 अगस्त के दिन इसरो ने गॉट रेडी फॉर द फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ द SSLV D1, जिसको EOSB 2 के लिए मिशन के लिए भी था ये, और साथ ही साथ में श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जा रहा था।
और 2 सैटेलाइट को कैरी कर रहा था ये SSLV जो था। एक तो आपका सैटेलाइट हमने देख लिया US2 या SSLV-D1, और जो सेकंड आपका सैटेलाइट जो था वो था आज़ादी सेट करके, ठीक है। तो इनको लॉन्च करना था और ये लॉन्च करने के लिए गए भी, ठीक है। बताते हैं कि फाइनल स्टेज के अंदर प्रॉब्लम हुई है क्योंकि कोई एक सेंसर अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। तो पर्पज ऑफ द मिशन क्या था इसका, पहली बात तो कि सैटेलाइट्स को प्लेस करना था लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स को प्लेस करना इसका पर्पज़ था। देखो PSLV होता है एक GSLV होता है और एक SSLV होता है आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये क्या है, देखो GSLV तो आपको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को यदि मतलब वहाँ तक बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है तो आप GSLV को यूटिलाइज करते हो। PSLV भी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इससे भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किए जाते हैं। बट ये क्या है कि बहुत ज़्यादा छोटे सैटेलाइट्स होते हैं तो मतलब एक तरह से एनर्जी का रिडंडेंसी है फिर यहाँ पे, है ना, काफ़ी। तो इसको बनाने में टाइम लगता है और फिर उसके बाद आपको छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने हैं तो फिर उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और आप इसे यदि लॉन्च कर रहे हो तो मतलब उतना इकोनॉमिकली इफेक्टिव वो नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में SSLV का आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है, ठीक है। और SSLV काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाने की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका फ्यूचर भी काफ़ी ठीक है। तो इस वजह से इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंसी दी जा रही है जो ये फेलियर ये हुआ है इसको, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी हमारी इन फ्यूचर रहने वाली है। क्योंकि जितने भी सैटेलाइट्स होंगे छोटे और कमर्शियल सैटेलाइट्स वगैरह, उनके लिए काफ़ी हद तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा SSLV जो है। तो पर्पज जो था मिशन का, टू प्लेस सैटेलाइट इन ए लो अर्थ ऑर्बिट, EOS डिजाइन बाय इसरो ऑफर एडवांस ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग ऑपरेशंस। तो ये EOS तो रिमोट सेंसिंग ऑपरेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारी पर्पज़ के लिए, इमेजिंग करेगा, क्लाइमेट स्टडीज़ वगैरह करेगा, जो EOS सैटेलाइट जो आप लॉन्च कर रहे थे इसके थ्रू। और जो आज़ादी सेट था वो एक 75 टिनी पेलोड्स ऑफ 50 ग्राम ईच विच वर इंटीग्रेटेड बाई स्टूडेंट्स। तो इस तरीके का एक ये था पूरा कॉम्बिनेशन था। इट कैरीज टिनी एक्सपेरिमेंट विच वुड हैव मेजर द आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है ऑर्बिट का, उसके रिगार्डिंग कुछ हिस्ट्री वगैरह के ऊपर देखना था इसको ट्रांसपोंडर के थ्रू, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे छोटे छोटे जो टिनी पेलोड्स थे उसका कॉम्बिनेशन था। अब फेल हुआ क्यों ये SSLV, है ना। तो SSLV वाज कॉम्पोज ऑफ द 3 स्टेज। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी 3 स्टेज होती हैं और सारी की सारी सॉलिड फ्यूल स्टेज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा एज इट इज बिल्कुल स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि भाई जो SSLV होता है उसमें 2 तो सॉलिड स्टेज होती हैं, एक लिक्विड स्टेज होती है, बट ऐसा नहीं है। तीनों ही जो स्टेज हैं वो तीनों की तीनों स्टेज यहाँ पे सॉलिड स्टेज हैं, ठीक है, और परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल, है ना। हाउएवर व्हेन इट केम टू, मतलब एक्चुअली में जब क्या हुआ है, लास्ट स्टेज जब रही थी ना, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, लास्ट स्टेज के अंदर सैटेलाइट के जो कुछ सेंसर कुछ ग्लिच आ गया है और उससे सैटेलाइट है ना लॉस्ट हो गया फॉर एवर। इसमें बता रहे हैं कि कुछ सेंसर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर बाद में नीचे बात की गई है कि जब हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ऊपर ले जाके, तो एटमॉस्फेरिक ड्रैग रहता है हमेशा हाइट पे जाके, ठीक है, एट द हाइट पे हम चले जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या मोटर्स वगैरह को यूटिलाइज करते हुए ड्रैग को नलीफाई करना होता है या क्रॉस करना होता है एक तरीके से ना। तो वो बताया गया है इसमें, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो उसका ना। उसके बाद तो यही था इसके अंदर एक्चुअली में ना। तो इससे मतलब कि क्यों फेलियर हुआ, तो सेंसर वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है, इसके ऊपर अभी रिसर्च अब मतलब कि डिटेल डॉक्यूमेंट बनेगा कि क्या रीजन रहा, पूरा एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है SSLV और फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यही था, हमने GSLV PSLV SSLV का थोड़ा डिफरेंस देख लिया है, ठीक है, और SSLV काफ़ी इफेक्टिव क्यों है वो भी हमने देख लिया है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका फाइनली जो एडिटोरियल है ये है गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन के जो लॉज है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो एक्चुअली में अभी हुआ क्या है कि 8 अगस्त के दिन ही अभी जो आपका जो एक डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक लॉ एंड जस्टिस ने एक टेबल किया है 8 अगस्त को बहुत हाउसेस के अंदर। क्या टेबल किया है कि गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन जो लॉज है ना उनको रिव्यू वगैरह किया जाए कुछ, है ना, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली में ना, तो उसके रिगार्डिंग बात की है। तो यहाँ पे बात क्या है कि एक हमारा HMGA है 1956 का। HMGA क्या है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो इसके अंदर अमेंडमेंट की बात चल रही है ना। तो यहाँ पे 2 बातें बोली गई है, इनके द्वारा आपको समझना है। पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशन दी है 2 चीज़ों के लिए, एक तो HGMA को अमेंड किया जाए, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो मदर होती है उसको जो हस्बैंड होता है, जो फादर होता है माइनर चाइल्ड का या जो भी होता है गार्जियन होता है, उसके सबॉर्डिनेट में लिया जाता है हमेशा। तो उसमें बोला जाता है कि इससे आर्टिकल जो आपका 14 और 15 जो है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है कि आप मदर को यदि सबॉर्डिनेट के तरीके से ले रहे हो। दूसरा इसमें जो पॉइंट रेज किया वो गया है वो LGBTQI कम्युनिटी है उनके लिए भी एक मतलब कि जो अडॉप्ट चिल्ड्रन करें उसके रिगार्डिंग, क्योंकि अब तक यहाँ पे कोई क्रिस्टल क्लियर नहीं है कुछ भी कि जो LGBTQI जो कम्युनिटी है क्या वो अडॉप्ट कर सकती हैं चिल्ड्रन को, क्या नहीं कर सकती हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा गया है, ना तो बैन किया गया है अडॉप्ट करने से, ना ही अलाउ किया गया है। तो काफ़ी वेगनेस है। तो इन्हीं दोनों ही पॉइंटों के ऊपर जो पैनल है पार्लियामेंट्री पैनल उन्होंने अपना पॉइंट रखा है यहाँ पे। तो इनकी रिकमेंडेशंस वगैरह कुछ रही हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आगे थोड़ा। तो इन्होंने क्या बोला है कि
इन्होंने बोला है कि HMGA जो आपका है उसको थोड़ा सा अमेंड वगैरह कीजिए और जो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ मदर एंड फादर को इंश्योर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन दोनों को एज ए नेचुरल गार्जियन आप लीजिए, अदरवाइज ये आर्टिकल 14 एंड 15 का वायलेशन है। क्योंकि अब तक क्या होता है, गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन की जो लॉ है तो इसमें हम गार्जियनशिप बोल सकते हैं और साथ ही साथ में कस्टडी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी हद तक प्रिविलेज और अपर हैंड पे रखा जाता है फादर को, ठीक है। और ये मतलब कि एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन के लिए ही यहाँ पे इसको मतलब कि रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सुधार करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए, अमेंड करने के लिए यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन केस ऑफ मैरिटल डिस्प्यूट, मान लो कि कोई दंपत्ति है, कोई मतलब कि कपल है, उसके अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो पैनल बोलता है कि देयर इज ए नीड टू रीलुक एट द चाइल्ड कस्टडी विच इज टिपिकली रेस्ट्रिक्टिंग टू जस्ट वन पेरेंट वेयर मदर टेंड टू गेट प्रेफरेंस। तो देखो कस्टडी के अंदर तो मदर को प्रेफरेंस दे दिया जाता है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। लेकिन ओवरऑल जो गार्जियनशिप ऑफ कस्टडियन जो होता है उसके अंदर अपर हैंड पे रखा जाता है मेल को। इट सेज कोर्ट शुड बी एम्पावर्ड टू ग्रांट जॉइंट कस्टडी। अब इन्होंने बात की है कि आप जॉइंट कस्टडी को दीजिए एक्चुअली में ना। बहुत पेरेंट्स व्हेन सच ए डिसीजन इज कंड्यूसिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड और अवार्ड फॉर सॉल्व कस्टडी वन पेरेंट विद, तो मतलब कुल मिला के बात है कि आपको यदि करना है तो आप जॉइंट कस्टडी की भी बात कर सकते हो विदाउट कि आप एक सिंगल पेरेंट कस्टडी की बात करें। तो जॉइंट कस्टडी के लिए भी रिकमेंडेशन दी है इस पैनल ने एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑन गार्जियनशिप की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया की लॉज क्या है अकॉर्डिंग, तो सुपीरियरिटी ऑफ द फादर, देखो अब यहाँ पे अच्छे से देखना है कि किस तरह से सुपीरियरिटी ऑफ फादर होती है। तो इंडियन लॉ अकॉर्ड सुपीरियरिटी टू द फादर इन केस ऑफ गार्जियनशिप ऑफ ए माइनर। तो जब एक माइनर की गार्जियनशिप की बात होती है तो सुपीरियरिटी दी जाती है फादर को अंडर HMGA 1956। तो अब अच्छे से देखना है यहाँ पे, द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर इन रेस्पेक्ट टू माइनर्स प्रॉपर्टी इट द फादर। तो जो गार्जियन जो माना जाता है वो माना जाता है किसको, फादर को। एंड आफ्टर हिम द मदर, किसके अंदर, HMGA के अंदर, प्रोवाइडेड द कस्टडी ऑफ द माइनर हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 ईयर्स शैल ऑर्डिनरी बी विद मदर। तो जनरली रहता तो कस्टडी तो मदर को मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल जो माइनर्स प्रॉपर्टी की बात जब आती है, उन सब चीज़ों की बात आती है, गार्जियनशिप की बात आती है, तो उसमें अपर हैंड पे रखा जाता है मेल को। हालांकि 5 साल तक के लिए तो मदर के पास ही बच्चा रहता है और कस्टडी भी मदर को जाती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा इसको HMGA के अंदर तो अपर हैंड पे चले जाते हैं फादर नेचुरली। बता नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर इन रेस्पेक्ट टू माइनर्स प्रॉपर्टी इन द फादर, तो उसको फादर को चली जाती है मतलब ये चीज़ एक तरीके से। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। वहीं पे मुस्लिम पर्सनल लॉज क्या बोलते हैं कि फादर इज ए नेचुरल गार्जियन, आगे नहीं बात आ रही है, बट कस्टडी वैस विद द मदर अंटिल द सन रीचेज एज ऑफ द, तो मतलब कस्टडी तो मदर को जा रही है, लेकिन जो नेचुरल गार्जियन की जब बात आ रही है तो उसमें फादर को अपर हैंड पे रखा जा रहा है। तो ये मतलब कि कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हटाने की जरूरत है। तो ऐसी जजमेंट क्या आई है, तो ऐसी जजमेंट चैलेंज द HGMA फॉर वायलेशन। तो एक एक्चुअली में काफ़ी पहले एक जजमेंट आई है, मतलब एक केस था, अभी केस का नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर भी बोला गया था कि आर्टिकल 14 और इनका वायलेशन हो रहा है, तो इसमें HMGA में थोड़ा अमेंडमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है। तो आपको सेंट्रल थीम आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो इन केस ऑफ द मैरिटल डिस्प्यूट जब होता है तो कुछ कोर्ट्स हैं लाइक पंजाब और हरियाणा के जो कोर्ट्स है फॉर्मेट रूल्स टू ग्रांट जॉइंट कस्टडी, तो उन्हें जॉइंट कस्टडी के लिए रूल्स भी बना दिए हैं और शेयर पेरेंटिंग के लिए मतलब कि रूल्स बना दिए हैं। बट सीनियर लॉयर अनिल मल्होत्रा सेज इंस्टेड ऑफ पैच वर्क देज नीड टू इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ द, मतलब वही बात है कि जॉइंट कस्टडी आपको फाइनली लेके आनी है। तो यही था इसका जो इसकी थीम है, इसका जो सेंट्रल मतलब पॉइंट जो है कन्वे करना चाह रहे हैं थॉट्स को राइटर, वो बताना चाह रहे हैं कि गार्जियनशिप और अडॉप्शन जो लॉज हैं उसके अंदर काफ़ी हमारे यहाँ पे जो फादर को नेचुरली ऐसा माना जाता है उन लॉज के अंदर कि वो है जो नेचुरल गार्जियन होते हैं। तो ये एक तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। और अब आपको देना है तो जॉइंट कस्टडी, जॉइंट गार्जियनशिप की बात, जॉइंट कस्टडी की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। इस तरह से इसमें एक एडिशनली मैं आपको बता देता हूँ कि LGBTQI जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है उसमें हुआ क्या है कि उनको कोई भी राइट्स, जस्ट ए मिनट या, तो इनको क्या हुआ है कि LGBTQI जो कम्युनिटी है उसके साथ इशू क्या हुआ है कि इनको जो है अभी तक कुछ मतलब कि अडॉप्शन वगैरह के रिगार्डिंग अलाउ नहीं किया गया है। थोड़ा सा और मैं इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ कि यदि कोई एक मेल जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चे को, अडॉप्शन की भी हम बात कर लेते हैं, अब तक तो हमने गार्जियनशिप और कस्टडी की बात कर ली। जब कोई मेल जो है अडॉप्ट करता है किसी चाइल्ड को तो वो फीमेल नहीं, मतलब बच्ची को नहीं कर सकता है, वो लड़की को ही करेगा, ठीक है, अडॉप्ट जो करेगा। जबकि जो फीमेल होती है वो दोनों को ही अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। दूसरा, जब कपल होता है, जब 2 साल की उनकी अच्छी सी शादी हो जाता है टाइम, तभी मतलब कि दो हेल्थी रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप के अंदर वो रह लेते हैं 2 साल तक, उसी के बाद में उनको अलाउ होता है अडॉप्ट करना बच्चों को, वो किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग और LGBTQ जो कम्युनिटी है, QI जो कम्युनिटी है, उसके रिगार्डिंग चीज़ें अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं है, और कोई भी गाइडलाइंस वगैरह नहीं है, कोई भी रूल्स वगैरह नहीं हुए हैं अब तक। तो उसके लिए अभी पैनल ने बोला है कि आप इसको भी मतलब कि लेके चलो, कि इसके ऊपर भी आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीज़ों को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो
ये इस एडिटोरियल के रिगार्डिंग सेंट्रल थीम इसकी थी जो मैंने आपको कन्वे कर दी है। अब कुछ हमें जो देख लेते हैं एक्चुअली में कुछ डाटा जो है साइबर क्राइम जो हो रहा है बच्चों के ऊपर और सब चल रहा है उसके रिगार्डिंग, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स बता देता हूँ। तो स्टेट वाइज जो केसेज हैं तो अभी हुआ जो है साइबर क्राइम्स के कमिटेड अगेंस्ट द चिल्ड्रन, वो आप पूरे ओवरऑल देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो क्राइम कमिटेड किए गए हैं यहाँ लिखा हुआ है 207 महाराष्ट्र के अंदर साइबर क्राइम जो बच्चों के खिलाफ हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद फिर यूपी के अंदर है, राजस्थान के अंदर 24/10। आप मेंस के अंदर इनको मतलब जब साइबर क्राइम के ऊपर बच्चों के ऊपर जो होता है उसके ऊपर यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें डाटाज को साइट कर सकते हो। मेंस आंसर राइटिंग के अंदर काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे ये, ठीक है। तो ये ओवरऑल, लेकिन इसमें क्या रहा है कि कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि स्लो व्हील्स ऑफ जस्टिस। तो बताते हैं कि 1727 केसेज है ना इन्वेस्टिगेशन हो रही है 2017 से 2018 में इन इस टाइप के केसेस की। ओनली 479 वर चार्जशीट, इनकी चार्जशीट भी अब तक केवल 479 की फाइल हो पाई है ना। ये बहुत बड़ी बात है। और 1092 जो है मतलब कि बहुत गलत सिचुएशन है ये एक तरीके से। 1092 है अभी वो ट्रायल स्टेज के अंदर है, और जो ओनली जो 9 है केस उनके अंदर ही वर्डिक्ट आ पाया है, जिसमें भी 6 कन्विक्शन हुए हैं और 3 एक्विटल्स हुए हैं। तो मतलब ये काफ़ी पुअर सिचुएशन है। ऑटोमेटिकली इतने सारे केस इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं, चार्जशीट केवल 479 के अंदर फाइल हुई है ना। टोटल केसेज ऑफ द ट्रायल जो चल रहा है वो 1092 में, एक्विटल्स जो हुए हैं 3 और मतलब 9 के अंदर ही वर्डिक्ट आया है। तो ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा हमारी जुडिशरी के लिए ठीक नहीं है, मतलब कि थोड़ा फास्टनेस आनी चाहिए प्रोसीजर्स के अंदर जो ये हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ये आंकड़े यहाँ पे भी दिए गए हैं आगे भी, तो इनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम लेक्चर को आज ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो मैंने काफ़ी पिन पॉइंटेड तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनको आपको बता दिया है। आज के न्यूज़पेपर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये रेगुलर रहेगा ये एनालिसिस और लगातार चलता रहेगा और आपको बेनिफिट इससे मिलता रहेगा। धन्यवाद।